Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार, सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी और एनालिटिकल कंटेंट लाते रहें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए पेड मेंबरशिप भी ज्वाइन करें। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे बात करने वाले हैं। हाँ, हमारे सामने है एनसीईआरटी की कक्षा 6 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1 की किताब और इसका अध्याय 4, एक लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व। अब सवाल ये उठता है कि यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए छठी क्लास की किताब में ऐसा क्या है? हाँ, ये सवाल कई लोगों के मन में आता होगा। आज हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र के ये जो 3 सरल से सिद्धांत इस किताब में दिए गए हैं, वो भारत जैसे विशाल और जटिल देश की शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौतियों को समझने में हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। जब हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं तो दिमाग में पहली तस्वीर क्या आती है? वोट डालना। एग्जैक्टली, वोट डालने के। लेकिन क्या हर 5 साल में एक बटन दबाना ही लोकतंत्र है, या ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और जटिल है? इस अध्याय की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका की एक कहानी से होती है जो इस सवाल का बहुत ही असरदार जवाब देती है। हाँ, माया नायडू की कहानी। जी, एक 11 साल की लड़की जिसे एक पुरानी एल्बम में एक स्कूली लड़के की तस्वीर मिलती है, हेक्टर पीटरसन, और उसे पता चलता है कि 1976 में पुलिस ने उसे गोली मार दी थी। और उसका जुर्म क्या था? उसका जुर्म, वो और उसके जैसे हजारों छात्र अपनी मातृभाषा ज़ुलू में पढ़ना चाहते थे, न कि अफ्रीकान्स में, जो उस वक्त के शासक उन पर थोप रहे थे। ये कहानी सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, ये लोकतंत्र के सबसे पहले और बुनियादी तत्व का सार है। लोगों की भागीदारी। बिल्कुल, लोगों की भागीदारी। और भागीदारी का मतलब सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं है, बल्कि इस सरकार के फैसलों से असहमत होने और उसका विरोध करने का भी अधिकार है। दक्षिण अफ्रीका में उस समय रंगभेद यानी अपार्थाइड की नीति थी, जहां नस्ल के आधार पर लोगों को अलग थलग कर दिया जाता था, उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। हेक्टर का विरोध उस दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ एक सीधी भागीदारी थी। ये दिखाता है कि जब भागीदारी के औपचारिक रास्ते बंद कर दिए जाते हैं तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं। बिल्कुल, और भागीदारी का सबसे स्थापित तरीका तो चुनाव ही है, जहां लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। लेकिन किताब इससे आगे जाती है, ये धरने, जुलूस, हड़ताल और हस्ताक्षर अभियान का जिक्र करती है। हाँ, पर यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है जो यूपीएससी के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, आज के डिजिटल युग में क्या ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड कराना या ऑनलाइन पिटिशन साइन करना भी उतनी ही प्रभावी भागीदारी है? इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, डिजिटल एक्टिविज्म ने भागीदारी का दायरा बहुत बढ़ा दिया है। हाँ, ये तो है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें शामिल होना आसान है और जानकारी बहुत तेजी से फैल सकती है, जैसा हमने कई हालिया आंदोलनों में देखा भी है। ये सरकार पर दबाव बनाने का एक नया और शक्तिशाली टूल है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी तो होंगे। हाँ, गंभीर नुकसान भी है। एक है सिलेक्टिविज्म का खतरा, यानी लोग सिर्फ एक लाइक या शेयर करके मान लेते हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी और जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं होता। अच्छा। और दूसरा बड़ा खतरा है इको चेम्बर्स और फेक न्यूज का, जहां लोग सिर्फ वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, और इससे समाज में ध्रुवीकरण बढ़ता है। जीएस पेपर 2 में सिविल सोसाइटी की भूमिका पर लिखते हुए इस दो-धारी तलवार का विश्लेषण करना बहुत अच्छे अंक दिला सकता है। तो भागीदारी जरूरी है, लेकिन जब लाखों करोड़ों लोग अपनी अलग अलग राय और मांगे रखेंगे तो टकराव होना भी लाजमी है। स्वाभाविक है। एक ही मुद्दे पर अलग अलग समूहों के हित आपस में टकरा सकते हैं। तो यहीं पर सरकार की भूमिका एक रेफरी जैसी हो जाती है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और ये हमें लोकतंत्र के दूसरे स्तंभ पर लाता है, विवादों का समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। एक विविध समाज में जहां अलग अलग धर्म, संस्कृति, भाषा और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं, टकराव तो होगा ही। एक लोकतांत्रिक सरकार का काम इन टकरावों को हिंसा में बदलने से रोकना और एक शांतिपूर्ण समाधान खोजना है।
किताब में धार्मिक जुलूसों और नदियों के पानी के बंटवारे जैसे उदाहरण दिए गए हैं। हाँ। कावेरी नदी जल विवाद का जिक्र है, जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच दशकों से चला आ रहा है। एक क्लासिक उदाहरण है। किताब में से बड़े सरल तरीके से बताया गया है कि केंद्र सरकार दखल देकर न्यायपूर्ण बंटवारा सुनिश्चित करती है, लेकिन असल में हम जानते हैं कि ये मामला इतना आसान तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये विवाद सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल के फैसलों के बावजूद आज भी एक संवेदनशील मुद्दा है। ये हमारे संवैधानिक तंत्र की किन सीमाओं को उजागर करता है। देखिए, ये इस अध्याय का शायद सबसे महत्वपूर्ण केस स्टडी है, खासकर यूपीएससी मेंस के लिए। हाँ। कावेरी विवाद सिर्फ पानी का झगड़ा नहीं है, ये हमारे संघीय ढांचे का, हमारे फेडरलिज्म का एक लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट, सही कहा। संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत संसद को अंतर्राज्यीय नदी विवादों के निपटारे के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। और कानून बना भी है, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। एग्जैक्टली। और इसी कानून के तहत कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन भी हुआ। तो फिर समस्या कहाँ है? जब एक कानूनी ढांचा मौजूद है तो विवाद दशकों तक क्यों खिंचता है? सवाल यही है, समस्या कानून में नहीं, उसके कार्यान्वयन और उससे जुड़ी राजनीति में है। अच्छा। पहला, ट्रिब्यूनल के फैसले को लागू करवाना राज्यों के लिए बाध्यकारी तो होता है, लेकिन अक्सर राज्य सरकारें राजनीतिक दबाव और कह सकते हैं वोट बैंक की राजनीति के चलते फैसले को मानने में आनाकानी करती हैं। दूसरा, ये सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना के खिलाफ जाता है, जहां राज्यों को आपस में सहयोग से काम करना चाहिए। कावेरी विवाद ये दिखाता है कि जब राज्यों के हित टकराते हैं तो राष्ट्रीय हित और संवैधानिक भावना वो कहीं पीछे छूट जाती है। तो जीएस पेपर 2 के लिए ये एक बहुत अच्छा उदाहरण बन जाता है। बिल्कुल। संघवाद से जुड़े सवालों में ये एक परफेक्ट उदाहरण है, ये बताने के लिए कि संवैधानिक तंत्र और जमीनी हकीकत में कितना फासला हो सकता है। मतलब विवाद को सुलझाना ही काफी नहीं है, बल्कि ये भी जरूरी है कि समाधान न्यायपूर्ण हो। हाँ। और सबको स्वीकार्य भी हो। और यहीं से शायद लोकतंत्र का तीसरा और सबसे गहरा तत्व सामने आता है, समानता और न्याय। सही कहा। समानता और न्याय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप बिना समानता के न्याय की कल्पना कर ही नहीं सकते। लोकतंत्र का आधार ही यही है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं और किसी के साथ भी उसकी जाति, धर्म, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एक मतलब आदर्शवादी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे संविधान की नींव है। किताब में इस बात को समझाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अस्पृश्यता यानी छुआछूत के खिलाफ उनके संघर्ष का जिक्र है। ये बताता है कि कैसे एक सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी गई। लेकिन अगर हम इसे यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक सामाजिक सुधार नहीं था। ये हमारे संविधान की आत्मा में बसाया गया एक मौलिक अधिकार है। बिल्कुल। ये हमारे संविधान की सबसे क्रांतिकारी विशेषताओं में से एक है। अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 सीधे तौर पर और बिना किसी लाग लपेट के अस्पृश्यता को खत्म करता है और इसे एक दंडनीय अपराध घोषित करता है। और ये एक एब्सोल्यूट राइट है ना? हाँ, यानी इस पर कोई वाजिब प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। और इसके साथ ही अनुच्छेद 14, 15, 16 कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध और लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये सब मिलकर एक बहुत मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। किताब में एक और दिलचस्प बात कही गई है। सरकार उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जिनके साथ समाज में ऐतिहासिक रूप से भेदभाव हुआ है। हाँ, जैसे दलित, आदिवासी या लड़कियां। जैसे लड़कियों की स्कूल फीस माफ करना। अब कुछ लोग इसे असमानता के रूप में देख सकते हैं कि एक समूह को विशेष सुविधा क्यों दी जा रही है। इस तर्क को कैसे समझा जाए? ये समानता की एक गहरी समझ से जुड़ा सवाल है। देखिए, संविधान निर्माता इस बात को समझते थे कि सदियों से जो लोग सामाजिक और आर्थिक दौड़ में पीछे धकेल दिए गए हैं, उन्हें बाकी लोगों के बराबर लाने के लिए कुछ विशेष सहारे की जरूरत होगी। इसे सकारात्मक कार्रवाई या अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, या सब्सटैंटिव इक्वालिटी। सही। इसका मतलब सिर्फ औपचारिक समानता नहीं है, यानी सबके लिए एक ही नियम। इसका मतलब है न्यायपूर्ण परिणाम सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाना। अच्छा। लड़कियों की फीस माफ करना या दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण इसी सिद्धांत के उदाहरण है। ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, बल्कि उसे हकीकत में लागू करने का एक तरीका है। और यूपीएससी के लिए तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मौलिक है। हाँ, सोशल जस्टिस और पॉलिटी के पेपर के लिए। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें तो कक्षा 6 की इस किताब ने हमें लोकतंत्र के 3 बुनियादी स्तंभ दिए हैं। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी,
जो सरकार को जवाबदेह बनाती है, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान जो समाज को टूटने से बचाता है। और सभी के लिए समानता एवं न्याय जो उस समाज की नैतिक नींव को मजबूत करता है। सही कहा। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो सिद्धांत हैं जिनकी कसौटी पर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को हर रोज परखा जाता है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। किताब में बताया गया है कि समानता सुनिश्चित करना और न्याय देना सरकार की जिम्मेदारी है। ये सच है, और सरकार इसके लिए कानून बनाती है, नीतियां बनाती है। लेकिन क्या कानून बना देना ही काफी है? यही सवाल है। एक सच्चा, समान और न्यायपूर्ण समाज बनाने में नागरिकों और समाज की क्या भूमिका है? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसकी नींव में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। सामाजिक लोकतंत्र? हाँ, ये सामाजिक लोकतंत्र क्या है? ये हमारे रोजमर्रा के व्यवहार, हमारे पूर्वाग्रहों और हमारी सोच में बसता है। तो असली सवाल ये है कि क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। और अंत में एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगे, उम्मीद है इस बातचीत से इन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को यूपीएससी के लेवल पर सोचने का एक नया नजरिया मिला होगा। उम्मीद तो यही है। अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद आया तो कृपया सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम भविष्य में भी आपके लिए ऐसा ही एनालिटिकल कंटेंट लाते रहें। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.